शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये चैप्टर बेसिकली बीकॉम सेमेस्टर 1 में पढ़ा जाता है और इसका उस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्स ये प्रॉस्पेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉस्पेक्टिव दोनों ही के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ा क्यों जाता है, इस चैप्टर का जन्म क्यों हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब कोई बिज़नेस कर रहा है इंसान और नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आता है, तो उसके ऊपर लोगों का विश्वास कम होता है, ट्रस्ट कम होता है कि हम उसको यूज़ करें कि नहीं करें। क्योंकि आप भी अपने मन से पूछिए कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑयल में बहुत सारा ब्रांड है। आप फॉर्च्यून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नया राजा ब्रांड आ गया, रानी ब्रांड आ गया, तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, लोगों को नए प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता है। तो अब इसमें बिजनेस ने अपने एक दिमाग लगाया कि जब भी कोई बिजनेस नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो उसको बेचने के लिए, मार्केट में चलाने के लिए, लोगों का विश्वास बनाने के लिए वो क्या करता है कि अपने जो छोटे मोटे जो दुकानदार उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको बोलता है कि तुम हमसे उधारी पे ले जाओ। ठीक है, क्योंकि वो लेगा नहीं ना, क्योंकि वो जो छोटा मोटा दुकान, मोहल्ले की दुकान है, वो लेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा बिकेगा नहीं, मेरा पैसा फंसा रहेगा। मैं तो आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन आप क्या, अगर बिकेगा नहीं तो फिर मेरा पैसा फंसा रहेगा। तो उस केस में बिजनेस उस दुकानदार को विश्वास दिलाता है कि तुम मुझसे क्रेडिट पे ले जाओ, उधारी ले जाओ और तुम कस्टमर को बेचो। अगर कस्टमर खरीद लेता है तो तुम मुझे अप्रूव कर देना कि मैंने कस्टमर को बेच दिया और फिर मुझे पे कर देना। अगर कस्टमर नहीं खरीदता, रिटर्न करता है और तुम्हारे मुंह पे ला के फेंक देता है, यानी दुकान पे ला के दे देता है, तब मुझे तुम रिटर्न कर देना और फिर क्योंकि पैसा तुमने दिया नहीं है तो हम वहाँ पे सेटलमेंट कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी इस चैप्टर को पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब भी कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है तो उसको चलाने के लिए बिजनेस को कुछ पॉलिसीज, कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाना पड़ता है। वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो पॉलिसीज, वो दिमाग, वो क्या है कि उस चीज़ को चलाने के लिए जो हमारे मोहल्ले की दुकान होते हैं, छोटे मोटे मोदी खाना जो होता है, उसको उन लोग उधारी पे बेचता है, बिजनेस उधारी पे बेचता है और बोलता है कि तुम इसको कस्टमर को बेचो, हमको पैसा मत दो। दुकानदार को बोला कि तुम मुझे पैसा, तुम माल ले जाओ मेरे यहाँ से, लेकिन पैसा मुझे मत दो। ठीक है, अगर कस्टमर खरीद लेता है तो मुझे अप्रूवल देके उतना पैसा हमको रेमिट कर देना, दे देना। अगर नहीं खरीदता है, वापस कर देता है, बोलता है पसंद नहीं आया तो हमको वापस कर देना, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ आइए? तो इसी के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर इस तरीके से अगर बिजनेस में आपको ट्रेंड चल रहा है और आप एज एन अकाउंटेंट कहीं गए हैं इस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर, तो आप इसमें कैसे अकाउंटिंग कीजिएगा, उसी के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। बात में आ गई? देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। ठीक है, क्या अकाउंटिंग है? जब बिजनेस कोई गुड्स को बेचता है, किस बेसिस पर? बेसिस तो आपको सेल्स ऑफ गुड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है कि गुड्स को बेचो, अप्रूवल और रिटर्न। अप्रूवल रिटर्न का मतलब कि अगर कस्टमर खरीद रहा है तो उस दुकानदार को अप्रूव करना पड़ेगा, उस बिजनेसमैन को। अगर कस्टमर ने नहीं खरीदा तो रिटर्न कर दो उस बिजनेसमैन को। उसी के लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है। अब उसके अकाउंटिंग करने के लिए हमें 3 तरीका है। मतलब इस सेल्स ऑफ गुड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस के लिए अकाउंटिंग 3 तरीके से की जाती है। एक कैजुअली के बेसिस पर, एक फ्रीक्वेंटली की बेसिस पर, एक न्यूमरसली की बेसिस पर। कैजुअली कहने का मतलब ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स। ऑर्डिनरी सेल्स का मतलब ये हुआ कि मैं बहुत छोटे पॉइंट से बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत कम, रेयरली, बहुत कम यानी रेयरली। कैजुअली मतलब क्या होता है? रेयरली। तो रेयरली आपको यहाँ पर उधारी बेचा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो अपने आप को चला लेगा। ठीक है ना? उतना, क्योंकि मान लें कि रतन टाटा कंपनी, उसने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो भाई उनका नाम ही इतना बड़ा है कि उस प्रोडक्ट में उनका नाम लग गया, उस कंपनी का ब्रांड लग गया, तो फिर वहाँ पर कोई लोग ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात में आ रही है? तो वहाँ पर उस कैजुअली हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट तो नया है और बेच भी रहे हैं हम अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर, लेकिन नाम इतना है कि आपको वो लोग खरीद लेंगे। जैसे रिलायंस का कुछ सामान आ गया तो आप क्या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि नाम है, उनका ब्रांड है, उनकी वैल्यू है मार्केट में। बात समझ आ रही है? तो वो उस केसेस में हम लोग कैजुअली के आधार पर इस चैप्टर को अकाउंटिंग करेंगे। मतलब ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के इस पॉइंट के अंदर आपको
बहुत कम चांसेस होता है कि लोग वापस करें। रेयरली, कैजुअली मतलब रेयरली, बहुत कम चांसेस होता है कि लोग वापस करें। उसके लिए आपको कैसे में अकाउंटिंग करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने ये पार्ट पढ़ा दिया आप लोग को। आज मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली कैसे के आधार पर अकाउंटिंग करना वही सीखना है। तो मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस बना कर रखा है। पहला क्वेश्चन न्यूमरसली के आधार पर और दूसरा क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली के आधार पर। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन कर लेने के बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतनी ही आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि थोड़ा थोड़ा हमको बता दीजिए दोनों होता क्या है। देखिए, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है आपको ज्यादा बेचना। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। यानी यहां पर प्रोडक्ट भी नया, मालिक भी नया, तो यहां पर ज्यादा बिकता है। और न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब यहां पर कैश समझ लो बिकता ही नहीं है। यहां पे सब उधारी। जो बिजनेसमैन बेचेगा उस दुकानदार को, मोहल्ले वाले को, सब उधारी, मेजॉरिटी। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा। दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है। बात समझ आ रही है? अब इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है? तो इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है, सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाया जाएगा और इस प्रिपेयर्ड विथ 4 मेन कॉलम, विथ प्रिपेयर्ड फॉर मेन कॉलम, यानी 4 कॉलम को बनाकर इसमें अकाउंटिंग है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। क्यों? देखिए, मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, ऐसे मैं इसको क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा। देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है। इसमें आपको 4 कॉलम बनता है, 4 कॉलम। ये देखिए, पहला कॉलम बनेगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन यानी जो आपने उधारी पे बेचा वो। दूसरा, आपको लोग ने कितना रख लिया, उसको रिटेन कहते हैं। कस्टमर ने कितना वापस कर दिया, उसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न कहते हैं। और जो बैलेंस बच गया वो अभी भी उस दुकान वाले के पास रहेगा, जो मोहल्ले में मोदी खाने के पास रहेगा। तो आपको मान लीजिए कि बिजनेसमैन ने 1000 यूनिट भेजा था कि तुम लोग उधारी पे बेचो कस्टमर को। कस्टमर ने रिटेन कर लिया आपको 500 यूनिट, लाकर मुंह पे फेंक दिया 250 यूनिट, मतलब पसंद नहीं आया। तो आप मुझे बताइए कि अभी कितना उसके पास बैलेंस होगा? 250 यूनिट। यानी इसमें कुछ नहीं करना है, यही आपको यूनिट रहेगा, बस अमाउंट्स लिखना है और उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करना है। इससे आपका ये हो जाएगा। ये बहुत आसान है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि एग्जाम में ये आता है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं। तो आपको दोनों जानना पड़ेगा, मतलब पूरी कंप्लीट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेल्स और रिटर्न जर्नल बनाना है। और कैसे बनता है? बस 4 कॉलम। एक, कितना उधारी भी बेचा, कितना रखा, कितना वापस किया, जो बचा वो दुकानदार के पास रहेगा, वो आगे बेचने के लिए। ठीक है, और न्यूमरसली में क्या होता है? कुछ नहीं। इसमें भी आपको 2 बुक्स बनता है। एक होता है सेल्स और रिटर्न डे बुक, ये भी आसान है। और दूसरा एक अकाउंट बनता है, सेल्स और रिटर्न लेजर अकाउंट। और इन दोनों को हम लोग एक साथ मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सेल्स और रिटर्न डे बुक और सेल्स और रिटर्न लेजर अकाउंट विच इज कॉल्ड टू बी कंबाइंड एज ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक्स, यानी इन दोनों को संग में हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। बात समझ आ रही है? आइए हम लोग जो है अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं इन दोनों पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर एक साथ मेरे साथ पढ़िएगा और फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो मैं आइए क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। ये पहला क्वेश्चन जो है न्यूमरसलीज के आधार पर है, न्यूमरसलीज बेसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्वेश्चंस न्यूमरसली बेसिस के ऊपर है।
बहुत आसान क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ जान नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना है। क्वेश्चंस है आपको, अ फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। एक फर्म है यानी बिजनेस है, वो अपने गुड्स को रिटर्न बेसिस पर बेचता है, ठीक है। कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। कस्टमर को आपको चॉइस दिया जाता है, कस्टमर को आपको चॉइस दिया जाता है कि तुम उसको रिटर्न भी कर सकते हो विद इन अ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर, ठीक है, एक मंथ के अंदर। ड्यूरिंग May 2016 द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑन ऑफ गुड्स सेंड, यानी आपको दिया हुआ है सारी इन्फॉर्मेशंस कि लोगों ने क्या क्या आपको एक्ट किया, रिएक्ट किया, मतलब कितने लोगों ने आपको अप्रूव किया, कितना आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको डेट दिया हुआ है मई, यानी 2 मई, 8 मई, 12, 18, 20, 27 ये आपको तारीख है। कस्टमर का नाम है PBQDE और R, और वैल्यू जो है आपको कितना है, 15,000, 20,000, 28,000, 3,000, 1,000, 26,000। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम P and Q रिटर्न द गुड्स एंड B, D and E सिग्निफाइड दैट दे हैव द एक्सेप्ट द गुड, यानी इसमें बोल रहा है कि जो मैंने इतने कस्टमर को भेजा उसमें 2 कस्टमर P और Q गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, और B, D और E जो है वो सिग्निफाइड करता है, मतलब अपना रिएक्ट करता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मतलब 2 कस्टमर ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, और 3 कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि शो इन द बुक ऑफ द फर्म, आपको बुक मतलब फर्म के बुक में एंट्री करना है सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल्स और रिटर्न अकाउंट, और कस्टमर P फॉर सेल्स और रिटर्न अकाउंट, यानी कह रहा है कि आपको 2 अकाउंट बनाना है, एक सेल्स और रिटर्न अकाउंट और दूसरा आपको कस्टमर P का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस न्यूमरेटरी बेसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम उसको देखने चलते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन में क्या था कि एक फर्म है, उसने उधारी पर कस्टमर को बेचा है और बोला है कि आपको विद इन अ मंथ, यानी एक निश्चित समय के दौरान आपको गुड्स को बताना है कि आपने उसको रखा कि वापस किया, ठीक है। तो उसने बहुत सारे कस्टमर को बेचा, जिसमें से 2 कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, 3 कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी को देखते हुए आपको अकाउंटिंग कैसे करना है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें आपको 2 अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट है सेल्स और रिटर्न अकाउंट, तो पहला मैं अकाउंट बनाऊंगा सेल्स और रिटर्न अकाउंट, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। बहुत इजी है, ये एकदम बेसिक लेजर है। क्या है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट पढ़ा होगा, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट। हमने क्वेश्चन को पढ़ दिया है। आइए आगे हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री करना शुरू करता हूँ। आपको बिजनेस ने क्या किया है, उधारी पे बेचा है। तो जब उधारी पे बेचेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई सन्ड्री सेल, बाई सन्ड्री सेल्स। तो आप बोलेंगे कि इसको क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, डेबिट में क्यों नहीं लिखते हैं, बताते हैं इसका भी रीज़न। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आपका सवाल होगा कि क्रेडिट क्यों लिखा। आपको पता है कि सेल्स हमारा इनकम होता है, बेचने से पैसा आता है, और इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया, क्योंकि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसके अकाउंटिंग? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कितने कितने कस्टमर को बेचा है, तो आपने PBQDE और R को बेचा है 15, 20, 28, 30 और 1, 26, यानी आप टोटल को जोड़कर यहाँ पे आप कीजिएगा सन्ड्री सेल्स। तो जब टोटल को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 93,000। कितना आएगा? 93,000। और आपने यहाँ पे 31 में लिखना है, क्योंकि आपने मई में बेचा है और मई में 27 तक बेचा है, और आपने ऊपर में लिखा हुआ है कि आप विद इन अ मंथ के अंदर आप मुझे बताएंगे कि आपको अप्रूव करना कि रिटर्न करना है। तो आपने 31 मई तक इंतज़ार किया होगा, इसीलिए हमने 31 मई को फाइनल अकाउंटिंग कर रहे हैं कि आप हमने बेचा कितना, ठीक है। 31 मई को हमने फाइनल बेचा कितना, और उसी में से 31 मई 2016 को रिटर्न कितना हुआ। तो जब रिटर्न होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 सन्ड्री सेल्स, लिखेंगे तो 2 सन्ड्री सेल्स, ये कॉमन नाम चलेगा, ठीक है। 2 सन्ड्री सेल्स, 2 सन्ड्री सेल्स, ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न है। तो रिटर्न मेरे को P और Q ने किया था, कितना कितना किया था, 15 और 28, ठीक है ना। आपने 15 और 28 का रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न कितना हो जाएगा आपको 43,000,
और 31 मई को ही आपको कुछ लोग ने एक्सेप्ट भी किया है। वो एक्सेप्ट किसने किया है? बी, डी और ई ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे टू सन्ड्री सेल्स ही लिखाएगा, ये कॉमन नाम चलता रहेगा, ठीक है। बस ब्रैकेट में इसको मेंशन कर देना कि ये आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट लोगों ने कितना किया आपको? 3 लोगों ने किया है। कितना आपको अमाउंट होगा? 24,000 रुपया। आप देख लेंगे, अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेचा इतना, इतना रिटर्न हो गया, इतना लोग ने रख लिया। तो मेरा अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। क्या बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो आप यहाँ पर 31 मई को लिखेंगे, यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो आपको 93,000 ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है मेरा। 93,000 यहाँ लिख दिया। क्लोजिंग बचेगा तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब जो नहीं आपको इंटीमेशन मिला, क्योंकि एक कस्टमर आर ने कुछ बोला ही नहीं, एक कस्टमर आर ने कुछ बोला ही नहीं, जिसने 26,000 का हमने उधारी बेचा था। तो आर को हमने 26,000 का उधारी बेचा था, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम उसको क्लोजिंग बैलेंस मानकर क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा आपको अकाउंट बोल रहा है कस्टमर पी का अकाउंट। तो आइए हम पी के अकाउंट को सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस फर्म्स के बुक में कर रहे हैं। तो फर्म्स के लिए पी क्या होगा? एसेट्स है। हम जिसको उधारी पे बेचते हैं वो मेरा डेटर होता है और उसको हम लोग एसेट्स मानते हैं। तो हमने 31 मई 2016 को हमने इसको एसेट्स माना होगा। क्या बोल के? सन्ड्री सेल्स, ठीक है। टू सन्ड्री सेल्स इसको हम माना होगा एसेट्स। कितने का? 26,000। सॉरी, ये पी कितना था? पी आपको सिर्फ पी का बनाना है ना, तो पी 15,000 का था शायद। पी कितने का था? 15,000। 15,000। तो 15,000 का आपको पी था। एक मिनट इंक डाल लेते। तो 15,000 का पी था। उसने कुछ इंटीमेशन नहीं दिया, सॉरी, उसने रिटर्न कर दिया। उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न कर दिया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? उसको कम कर देंगे। जो एसेट्स था मेरा और उसने कुछ रिटर्न कर दिया, तो हम उसको क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। तो बाई सन्ड्री सेल्स, ठीक है। सब 31 मई को ही होगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15,000। तो बस यही क्वेश्चन था और इसमें कुछ पूछा नहीं था। मतलब पी को आप बनाइए तो पी से लेना था इतना, बट उसने रिटर्न कर दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? एसेट उसने से कम हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपको कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली दोनों का, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस आता है मेजॉरिटी उससे आता है, क्या नाम उसका? कैजुअल सेल्स। कैजुअल सेल्स से आता है। तो आइए हम लोग 2 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। और वो किस पे बेस है? कॉम्बिनेशन से। क्या है? कॉम्बिनेशन से दोनों का। अब क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई, ये मैंने फॉर्मेट्स बना लिया है और क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि एक्स सप्लाई गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर द पार्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। यानी एक्स जो है एक सप्लायर है जिसने आपको गुड्स जो है बेचा है, किस पे बेसिस पर? रिटर्न बेसिस से बेचा कस्टमर को, ठीक है। और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी है कि डेट ऑफ डिस्पैच कब कब आपको बेचा गया है, पार्टीज का नाम किसको किसको बेचा गया है, अमाउंट्स कितने का बेचा गया है, और रिमार्क्स है। रिमार्क्स को समझने से पहले हमें ये नीचे वाली लाइन जो है समझना पड़ेगा। नीचे वाली लाइन लिखा है कि गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। यानी जो है गुड्स को रिटर्न कर देना है 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। मतलब आपने जो डेट ऑफ डिस्पैच लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चंस में, तो उसके 15 दिन के अंदर गुड्स को डिस्पैच कीजिएगा। अगर आप फेल करते हैं यानी फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स, उसको हम सेल्स मान लेंगे, ठीक है। एक कंडीशन से डाल दिया गया, द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन द 31 दिसंबर 2016। यानी एक्स जो है सप्लायर अपने किताब को कब बंद करता है?
31 दिसंबर 2016 को, और प्रिपेयर कर रहा है कि 2 आपको अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो ऊपर में इन्फॉर्मेशन को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, रिमार्क्स को। तो आपने डेट ऑफ डिस्पैच कब था, 10 दिसंबर 2016, और रिमार्क्स में लिखा है कि नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2016, और नीचे में एक कंडीशन डाला था कि 15 दिन के, जिस दिन डिस्पैच किया उस दिन से लेकर 15 दिन तक के अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो 16वें दिन हम क्या मान लेंगे, उसको अपना सेल्स मान लेंगे। तो मुझे बताइए कि आपको एक्स ने गुड्स को बेचा कब था, 10 दिसंबर को बेचा था, और वहाँ से 15 दिन कितना हो जाएगा, 25 दिसंबर हो जाएगा, और 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 25 दिसंबर तक हमने वेट किया, हमने 25 दिसंबर को 12 बजे तक वेट किया, लेकिन जैसे आपको 1 बज गया, यानी आपको जैसे आपको नेक्स्ट डे आया उस दिन उसको हम क्या मान लिया, सेल्स मान लेंगे। यानी एक कंडीशन डाल दिया है कि अगर इतने टाइम के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, 15 दिन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 16वें दिन आप उसको सेल्स मानकर लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ दूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। देखिए फॉर्मेट इसका इस प्रकार बनेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में ये हुआ कि ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये आपको फ्रीक्वेंटली वाला है, क्या है, फ्रीक्वेंटली वाला। तो ये वाला पार्ट जो है आपका फ्रीक्वेंटली बेसिस वाला है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 कॉलम पहले बनेगा, क्या कि आपने कितना बेचा, ठीक है, कितने लोगों ने क्या किया, रिटर्न किया, रिटेन किया, बैलेंस, यानी ये पॉइंट, ये चार्ट हो, ये वाला रिटर्न और बैलेंस। तो ये चार्ट जो आप कॉलम देख रहे हैं वो आपको फ्रीक्वेंटली बेसिस पर है, और एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो आपको अदर इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्लैरिफाई करेगा, ठीक है, इतना कन्फ्यूज़न नहीं रखेगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए हम पहले लिखते हैं डेट। आपको डेट ऑफ डिस्पैच में सब लिख देता हूँ। पहले लिखता हूँ 10 दिसंबर 2016, 10 दिसंबर 2016। किसको बेचा आपने, मिसेस ABC को। कितने का बेचा, 10,000 का। ये कॉलम भरना बहुत आसान होता है, ये 3 कॉलम में कुछ नहीं है, बस अमाउंट को मैं देखूंगा, नाम को देखूंगा, डेट को देखूंगा, भर दूंगा। फिर 10 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर 2016, किसको बेचा आपने, मिसेस DEF, ठीक है। कितने का बेचा आपने बेचा है 15,000 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको 15 दिसंबर का, मतलब ये कुछ नहीं है, इसमें बस देखकर आपको क्वेश्चन को फिल कर देना है। हो गया, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आप टोटल कर लीजिए, यानी टोटल आपने कितने का बेचा है इस दिन, इस सप्लायर को इतने का बेचा। तो जब टोटल करेंगे आप तो आपका आएगा 77,000। कितना आएगा, 77,000 का आपने टोटल बेचा। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब यहाँ पे वो डेट लिखना है जिस दिन आपको कस्टमर जो है कुछ इन्फॉर्म करता है, नहीं करता है 15 दिन के अंदर। तो ये जो डेट लिखाएगा वो 15 दिन को कंसिडर करके लिखाएगा, ठीक है। तो आइए, आपको 10 तारीख को बेचा, हमने मिसेस ABC को 10 तारीख को बेचा, और आपको उन्होंने 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हमने पहले ही बेसिक वक्त बोल दिया था कि मिसेस ABC तुम आज तो ले जा रहा है, लेकिन 15 दिन तक आपको जवाब दे देना है, नहीं तो 16वें दिन हम उसको क्या मान लेंगे, सेल्स। लेकिन मिसेस ABC ने 31 तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हम तो 25 तारीख का था, लेकिन उसने 31 तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो हम 25 तारीख को 10 + 15 दिन का कंडीशन था, तो मैं 25 दिसंबर को क्या मान लूँगा, सेल्स मान लूँगा, ठीक है। क्या मान लूँगा, सेल्स। कितना, जितना हमने बेचा था, ठीक है। ये 2 कॉलम नहीं भी आएगा, क्योंकि ये तब आएगा जब रिटेन और बैलेंस आएगा, ठीक है। पास में आ रही है आपको, ऐसा करें ना, ये कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ एक ही कॉलम लिखिए, बैलेंस वाला, ये पॉइंट, ठीक है, बैलेंस वाला।
ये कॉलम इररिलेवेंट है, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, मतलब सेल्स में ही रिटेन आ गया, सेल्स के अंदर ही रिटेन आ गया। आइए अब नेक्स्ट जो है आपको बोल रहा है कि 12 दिसंबर को मैसेज DEF को बेचा था। किसको? DEF को बेचा था। कितने का? 15,000। और उसने रिमार्क्स में क्या बोल रहा है? उसने आपको रिटर्न कर दिया 16 ही तारीख को। तो हम तो 12 प्लस 15 कितना हो गया? 27। हम 27 तक वेट करते हैं, लेकिन उसने 27 से पहले यानी 16 ही तारीख को कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? रिटर्न। तो हम रिटर्न में जाके क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 27, है ना। तो बट हम 27 तब लिखते हैं जब कुछ नहीं बोलता। तो उसने कब बोल दिया? 16 ही को बोल दिया, तो यहाँ पे 16 दिसंबर आएगा। ठीक है, 16 दिसंबर को ही बोल दिया, मतलब यहाँ पे वो डेट लिखाएगा जब या तो कुछ कस्टमर नहीं बोलेगा या फिर बोलेगा। तो इस केस में कस्टमर ने कुछ नहीं बोला था, तो हमने 15 दिन जोड़कर जो हमने कंडीशन डाली थी उसको करके लिख दिया। लेकिन हमने जो DEF को बेचा था उस बहुत चालाक था, उसने 15 दिन से पहले ही अपना अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव कर दिया? कि हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो फिर हमें वो डेट लिखना है जिस दिन उसने बोला। तो उसने बोला 16 दिसंबर को कि हम जो है, जो आपने मुझे 15,000 का गुड्स बेचा था, हम वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये 15,000 हो गया। नेक्स्ट कौन हो गया? 15 दिसंबर को 2016 फिर मैसेज GHI को हमने बेचा 12,000 का। उसने बोला कि गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न 20 दिसंबर 2016। तो मैं 20 दिसंबर 2016 को 2,000 का गुड्स क्या करूँगी? वापस कर दूंगा। 20 दिसंबर 2016 को गुड्स क्या करेंगे? वापस। तो आपको यहाँ पे लिखना है 20 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन उसने अप्रूव किया। क्या अप्रूव किया? कि हम जो है उसको बेचा कितना? 12,000। 12,000 में आपको 10,000 तो हम सेल्स मान लेंगे, लेकिन 2,000 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो रिटर्न किए तो रिटर्न के कॉलम में जो मतलब जो नहीं रिटर्न किया वो मेरा सेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 20 दिसंबर 2016 को मैसेज DEF, फिर हमने इनको बेचा 16,000 का। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि गुड्स रिटर्न 24 दिसंबर। तो 20 दिसंबर को बेचा और वो 24 दिसंबर तक रिटर्न कर लिया, मतलब सेल्स हो गया। रिटर्न का मतलब रख लिया। तो यहाँ पर हम 24 तारीख डालेंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अप्रूवल डाला तो इसने बोला कि 24 तक उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे। तो उसने कितने का? 16,000। तो मैं 16,000 सेल्स मान लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2000 को मैसेज ABC ने गुड्स किया 28, यानी ये भी सेल्स है, कुछ है नहीं, रिटेन मतलब सेल्स कर लिया। तो 28 तक उन्होंने अप्रूव कर दिया कि मैं सेल्स मान लेता हूँ। तो ठीक है, मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे 11,000 लिख दिया। और नेक्स्ट 30 दिसंबर को मैसेज GHI 13,000 का बेचा। उन्होंने 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। 31, हमने 30 को बोला 31 तक, क्योंकि हमने 15 दिन तक टाइम दिया था। तो यहाँ तक अभी तो 15 दिन गुजरा भी नहीं ना। तो मैं यहाँ पर इनका क्या कर लूँगा? बैलेंस मान लूँ। क्या मान लूँगा? बैलेंस, क्योंकि हमने इनको 15 दिन का 15 दिन बीता नहीं है। ठीक है, तो मैंने 30 दिसंबर को बेचा था, है ना। कब बेचा था? 30 दिसंबर को। लेकिन साल आपका ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को, क्योंकि इस मिसेस जो ये है एक्स जो सप्लायर है उसको अकाउंट 31 दिसंबर को बंद करना है। तो इस दिन वो क्या करेगा? इसको बैलेंस मान लेगा, क्योंकि अभी 15 दिन गुजरा नहीं है। तो उसको कितना बेचा था? 13,000 का। तो ये 13,000 कहाँ आ गया? बैलेंस में, क्योंकि अभी भी उसके पास 15 दिन टाइम है अभी। लेकिन मुझे अकाउंट्स इस दिन बंद करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे ये बताइए कि बैलेंस कितना बचा, आपने रिटर्न कितना हुआ और सेल्स कितना हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखना है, टोटल लिखना पड़ेगा। तो आपका जो सेल्स हुआ है वो सेल्स हुआ है 47,000 का सेल्स हो गया है। ठीक है, और जो रिटर्न हुआ है 17,000 का। ठीक है, और जो बैलेंस बच गया वो कितना है? 13,000 का। यानी ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि हमने एक्चुअल में कितना बेचा, लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया, लोगों ने कितना रिटर्न किया, और मेरे पास कितना बैलेंस बचा। ये बैलेंस है अभी, क्योंकि अभी 15 दिन गुजरा नहीं है, इसलिए मैं इसको बैलेंस मान लिया। तो पहला अकाउंट्स बन गया। पहला अकाउंट्स क्या बोला था? गुड्स ऑन सेल और रिटर्न और सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स। यानी ये एक फॉर्मेट में आपको काम करना था कि किसने क्या आपको किया। एक छोटा सा अकाउंट्स और बोल रहा है गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। यानी एक छोटा सा अकाउंट हमें और बनाना है, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट,
अकाउंट्स बेसिकली जो लेजर वाला है, यहाँ पे डेट आएगा, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। डेट लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डेट पे काम हो रहा है। मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा है, डी फॉर डेट, पी फॉर पार्टिकुलर, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आइए। तो आपको कौन सा अकाउंट्स बनाना है? सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। यानी इसमें आपको ये बताना है कि लोगों ने कितना कितना रिटर्न किया, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको वही बताना है कि कितना आखिर बिका। तो आप मुझे बताइए कि आपने बेचा कितने का था। ध्यान दीजिएगा, 22 एंट्रीज यानी सेल्स कितने का बेचा था। तो बेचा तो मैंने टोटल 77,000 का। ठीक है, और ये मैं क्या कब मान लो, 31 दिसंबर ही मान रहे हैं क्योंकि इस दिन मेरा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, तो मैं 31 दिसंबर मान के चलेंगे। और फिर क्या हुआ कि बेचा पूरा, लेकिन लोगों ने सेल्स कितना माना, तो यहाँ पे 2 सन्ड्री ब्रैकेट में सेल्स, मतलब ये इस दिन हमने पूरा एसेट्स मान लिया। अब एसेट्स में हम कम करेंगे क्योंकि ये मेरा एसेट्स कैश में चेंज हो गया। सेल्स मतलब लोगों ने कैश दिया, तो हमने 77,000 एसेट्स माना था क्योंकि कैश नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लोग ने खरीद लिया, तो मैं यहाँ पे कैश मानकर अपना एसेट्स कम करूँगा, कितना, 47,000। ठीक है, और फिर कुछ लोगों ने इसी दिन रिटर्न किया है, क्योंकि इस दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स इसी दिन क्लोज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 सन्ड्रीज लिखना है, मतलब नाम एक ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। क्या लिखेंगे? रिटर्न। कितना रिटर्न हो गया? 17,000। और फिर जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो 31 दिसंबर को टू बैलेंस CD, ये वो अमाउंट है जिसमें एक कस्टमर ने, एक सप्लायर ने, एक पार्टी ने कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि अभी उसके पास अभी दिन बाकी है, 15 दिन के अंदर अभी कोई इन्फॉर्म नहीं किया, तो अभी इसलिए मैं इसको बैलेंस मान लेता हूँ। कितना? 13,000। जब आप टोटल में से इन दोनों को घटाएंगे तो 13 ही आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? बैलेंसिंग फिगर से आ गया। टोटल कितना हो जाएगा? 77,000।